अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है वो मुश्तमिल होगा कुछ ऑर्गेनिज़म्स में मखसूस तरीके की पाई जाने वाली लोकोमोशंस पर, और इसमें हम इन्वर्टिब्रेट्स और प्रोटिस्टा या जिसे पहले प्रोटोक्टिस्टा कहा जाता था उसके ऊपर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहली मिसाल है यूग्लिना की। यूग्लिना फाइटोप्लैंक्टन है। ये प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिज़म है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। इसकी बॉडी में एक ही सेल है, यूनिसेलुलर यानी ये हुआ, और ये पानी में पाया जाता है और ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। इसमें मूवमेंट के लिए एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्लैजेलम बोलते हैं। बास जानदारों में फ्लैजेलम ज़्यादा तादाद में होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही होता है। फ्लैजेलम विप लाइक हंटर की तरह आगे पीछे लहराता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, जिसके नतीजे में यूग्लिना फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन जब ये फ्लैजेलम को मूव करता है तो ये बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता। अपनी लोकोमोशन के दौरान अगर हम यूग्लिना के स्ट्रक्चर को देखें तो यूग्लिना के बिल्कुल एंटीरियर एंड पर फ्लैजेलम मौजूद है, और ये स्पाइरल फैशन में, यानी अगर हम एक एक्सिस जो है सेंटर में सपोज कर लें तो उसके गिर्द स्पाइरल फॉर्म में यूग्लिना अपनी मूवमेंट जो है वो शो करता है। जब यूग्लिना अपनी मूवमेंट शो कर रहा होता है तो इस दौरान शेप जो होती है वो थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र आती है, यानी इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्से जो है वो पतले बारीक नज़र आते हैं और दरमियान से थोड़ा सा मोटा नज़र आता है। इसी शेप चेंज की जो बात है ये यहाँ पर लिखी भी हुई है। इस किस्म की मूवमेंट सिर्फ यूग्लिना में ही पाई जाती है और इसी खासियत की बिना पर इसे यूग्लिनॉइड मूवमेंट भी बोलते हैं। हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी प्लैंकटन है। प्लैंकटन उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि पानी में फ्लोट करता है। पैरामीशियम में फ्लैजेलम नहीं है। इनमें उससे भी छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। एक होगा तो सीलियम बोलेंगे, ज़्यादा है तो हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया जब भी किसी जानदार के जिस्म में पाए जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होते हैं, ये एक दो नहीं होते। पैरामीशियम की जो बॉडी है वो शू स्लीपर शेप कहलाती है, यानी जूते के सोल के जैसी होती है। ये भी माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है और इसको भी हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो क्योंकि इसमें सीलिया की मदद से मूवमेंट होती है इसे सीलरी मूवमेंट कहा जाता है। तो जो पैरामीशियम है ये अपने सीलिया को मखसूस अंदाज से पानी में मूव कराता है, जिसकी वजह से पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है और पैरामीशियम आगे की तरफ मूव करता है। सीलिया है क्या? ये छोटे बहुत ही बारीक धागा नुमा साख्ते हैं, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ ये निकली होती हैं। इनकी जो लेंथ है, ज़ाहिरी बात है कि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है मौजूद, तो इनका माइक्रॉन्स में इनका डायमीटर है 0.1 से 0.5 माइक्रॉन। अगर इनको खोल कर देखा जाए तो ये प्रोटीन्स के फ़ाइबर से मिलकर बनी है। क्योंकि वो फ़ाइबर बहुत ही छोटे हैं तो यहाँ पर हम फिब्रिल्स का वर्ड यूज़ करेंगे। 8 फिब्रिल्स होते हैं जो कि शक्ल बनाते हैं, 8 की शक्ल बनाते हैं, इनसे 8 की, और दरमियान में भी 2 मौजूद होते हैं और जो किनारे हैं उन पे 9 मौजूद होती हैं। ये लंबाई के रुख पाए जाते हैं और हर सीलिया का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। अगर हम इसकी मूवमेंट को देखें तो ब्रैडफोर्ड ने 1955 में इसको एक्सप्लेन किया था अपनी स्टडीज़ की मदद से, और उसने 2 स्ट्रोक्स पर मुश्तमिल इस सीलरी मूवमेंट की एक्सप्लेनेशन दी थी। उसके मुताबिक 5 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रिल्स, ये जो डबल फिब्रिल सलाखों की तरह एक सीलियम में मौजूद हैं, ये स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस दौरान सीलियम बेंड करता है, छोटा हो जाता है, और इसकी इस हरकत को इफ़ेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। और जब 9 में से 5 पहले के बाद बाकी बचे हुए 4 फिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सीलियम स्ट्रेट हो जाएगा और इसे हम रिकवरी स्ट्रोक कहेंगे। पेपर में आपको इफेक्टिव स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक ऑफ सीलरी मूवमेंट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन का पूछा जा सकता है। ये काम करने के लिए एनर्जी करेंसी हमेशा की तरह एटीपी होती है जो कि प्रोवाइडेड होती है, सेल के अंदर बनती है। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। बॉन्ड से बनने वाली जो एनर्जी होती है उसको सेल इस्तेमाल करता है। इस तरह से पैरामीशियम इस काबिल हो जाता है कि ये मूवमेंट कर सके। अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका ताल्लुक भी प्रोटोक्टिस्टा से है। ये भी हमें आम आँख से तो नज़र नहीं आता, और यहाँ आपकी बुक में इसकी डायग्राम जो है वो दी भी गई है। आपको ये बात मालूम होगी बड़ी अच्छी तरह कि अमीबा जो है वो अपनी कोई मखसूस शेप नहीं रखता, बल्कि उसकी शेप हर वक्त चेंज होती रहती है। आपको सेंटर में इसका न्यूक्लियस नज़र आ रहा है।
अमीबा अपनी बॉडी में फिंगर लाइक उंगली नुमा उभार प्रोजेक्शंस बनाता है जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। सूडो का जो वर्ड है सूडोपोडिया, ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स यानी झूठे, और पोडिया का मतलब होता है पाँव। क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसके लिए पाँव की तरह काम करती हैं, इसको मूव कराती हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को सूडोपोडियम कहते हैं। ये सेलुलर एक्सटेंशंस हैं जो कि साइटोप्लाज्म के बहाव की वजह से बनती हैं। और आप यहाँ डायग्राम में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमने एक अमीबा के स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके देख रहे हैं। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो तरह का होता है। एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ होता है, एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ होता है। एक्टोप्लाज्म शफ़ाफ़ होता है, एंडोप्लाज्म गैर शफ़ाफ़ होता है और दानेदार होता है। एक्टोप्लाज्म की मूवमेंट से ही और किसी हद तक एंडोप्लाज्म की मूवमेंट से सेलुलर एक्सटेंशन उस डायरेक्शन में बनती है जिस डायरेक्शन में इसे मूव करना होता है, और इसी बुनियाद पर इसको सूडोपोडियम कहते हैं। तो ये जो सूडोपोडिया है इसके बारे में भी 2 नंबर का सवाल आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि सूडोपोडिया के बारे में आप क्या जानते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन इन जेलीफिश। जेलीफिश का ताल्लुक़ फाइलम नाइडेरिया से है। ये समुद्रों में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज़म है। इसकी जो बॉडी है उसे छतरी के जैसे, इन्वर्टेड बाउल के जैसे कहा जाता है, या पुराने ज़माने में जो बेल्स होती थी बजाने के लिए बेल शेप भी कहा जाता है। ये जो बेल है इसके अंदर कैनाल्स मौजूद होती हैं, छोटी छोटी बारीक नालियाँ मौजूद होती हैं जिनके थ्रू ये पानी को अपने अंदर भर लेता है और फिर एक मखसूस ताकत से पीछे की तरफ पानी को निकालता है, जिसके नतीजे में ये आगे की तरफ मूव करता है। जिस तरह से पानी में जो पुराने ज़माने में बहरी जहाज़ चलते थे जो कि पीछे की तरफ एक्सपल्ट करते थे, या आपने रॉकेट को भी देखा होगा कि उसके नीचे ईंधन को जलाया जाता है, गैसों का जो गुबार है वो इकट्ठा होता है और रिएक्शन के नतीजे में, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन के नतीजे में रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो जेली फिश भी इसी तरह से पानी को बॉडी में भरती है, फिर इसे फोर्स से निकालती है और उस वजह से वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर पाती है। तो क्योंकि ये जेट के जैसी मूवमेंट है इसलिए इसको जेट प्रोपल्जन मूवमेंट कहा जाता है। प्रोपल्जन का वर्ड प्रोपेल से निकला है जिसका मतलब है धकेलना। आप यहाँ पर अपनी बुक में डायग्राम देख सकते हैं कि जेलीफिश ने अपनी जो बॉडी है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसके बाद जब वो पानी को अपने भर लेती है तो फिर इसकी बॉडी एक्सपेंडेड हो जाती है, दोबारा ये पानी को जिस्म से बाहर निकाल देती है और फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ इजेक्शन ऑफ वाटर को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ये पानी को प्रोपेल करती है। अगली हमारी मिसाल है लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म फाइलम एनीलिडा से ताल्लुक़ रखने वाला ऑर्गेनिज्म है। ये गार्डन में, सॉइल में पाया जाता है और ये एकॉर्डियन लाइक यानी सुंडी नुमा जो ये मूवमेंट है, बालदार मूवमेंट जो है ये वो करता है। इसके जिस्म पर बारीक बालनुमा साख्तें होती हैं जिन्हें सीटी कहते हैं। सीटी दाएं और बाएं दोनों अतराफ में इसके सेगमेंट से बाहर की तरफ निकले होते हैं। क्योंकि अर्थवर्म की बॉडी लंबी है, लंबूतरी है, सिलेंड्रिकल है और इसके जिस्म में 2 तरह के मसल्स हैं। लॉन्गिट्यूडल मसल जो कि इसके जिस्म में लंबाई के रुख पाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और सर्कुलर मसल जो कि गोलाई के रुख में पाए जाते हैं। ये 2 मसल एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल हैं, यानी अगर लॉन्गिट्यूडल मसल रिलैक्स कर रहा है तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर सर्कुलर मसल रिलैक्स कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडल मसल रिलैक्स्ड है इसलिए लंबूतरा है, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्टेड है इसलिए थिक लग रहा है। ये सारी चीज़ अर्थवर्म की बॉडी में होती है, जिसकी वजह से अर्थवर्म की बॉडी कहीं से मोटी और कहीं से पतली नज़र आती है और इसके जिस्म में बाल पैदा होते हैं तो ये रेंगता हुआ मूवमेंट करता है। आपको यहाँ पर जो डायग्राम में ब्रिसल्स दिखाए गए हैं वो ब्रिसल्स असल में वही बालनुमा साख्तें हैं जिन्हें सीटी कहते हैं।
सीटी, क्योंकि ये ज़मीन में रहता है, मट्टी में रहता है, तो सीटी मट्टी कंकर पत्थर को हटाने में और इसको आगे बढ़ने में मूवमेंट देते हैं। उसके बाद हम लेक्चर में आगे देखेंगे कॉकरोच। कॉकरोच का ताल्लुक़ है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। ये इंसेक्ट है, इसके जिस्म के 3 हिस्से हैं। ये स्विफ्ट यानी बड़ी तेज़ी से मूवमेंट करता है, इसमें विंग्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी सी फ्लाइट भी करता है। क्योंकि ये इंसेक्ट है तो अल्लाह ताला ने इसको 6 टांगें दी हैं, जो कि जोड़ीदार टांगें हैं, यानी टांगों में जगह जगह जोड़ हैं, और वो 6 टांगें जोड़ जो हैं रखती हैं। इसके अलावा वो जोड़ियों की शक्ल में जिस्म के दाएं बाएं दोनों अतराफ में मौजूद हैं। ये प्रोपेल की तरह ये मूवमेंट जो है वो करता है। वो प्रोपेल किस तरह करता है कि ये अपनी टांगों को प्रॉप के तौर पर यूज़ करता है, और ज़मीन को पीछे की तरफ इसकी टांगें एक तरफ से धकेलती हैं, और दूसरी तरफ से इसकी जो टांगें होती हैं वो ज़मीन को आगे की तरफ से पकड़ती हैं। तो मुसलसल इसकी टांगें ये दोनों अतराफ में जो पाई जाती हैं वो आगे पीछे मूव करती हैं, ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलती हैं, दूसरी तरफ से ज़मीन को आगे की तरफ पकड़ती हैं। तो ये तेज़ी से ब्रिस्क यानी स्विफ्ट मूवमेंट करता है। स्नेल का ताल्लुक़ जो है वो मोलस्का फाइलम से है, और इसमें मोलस्का फाइलम में ये ऐसे ऑर्गेनिज़म है जो कि शेल रखते हैं। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता रेंगने वाले ऑर्गेनिज़म्स में से एक ऑर्गेनिज़म है, और इसमें मसल्स का बना हुआ एक फुट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे फुट ही कहा जाता है, जो कि क्रीप क्रॉल करने में इसको ज़मीन पर मदद देता है। स्टारफिश का ताल्लुक़ फाइलम एकाइनोडर्मेटा से है। इसे आम ज़बान में सितारा मछली कहते हैं। इसके जिस्म में 5 बाजू होते हैं। इसके जिस्म में नालियों का एक जाल होता है जो कि पानी जो है वो सर्कुलेट कराता है। ये पानी मुख्तलिफ़ नालियों के जाल से होता हुआ रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, उसके बाद लैटरल कैनाल, और फिर एक मखसूस स्ट्रक्चर ट्यूब फीट में भरता है। ट्यूब फीट छोटी छोटी एक्सटेंशंस होती हैं, इनमें लॉन्गिट्यूडल मसल्स पाए जाते हैं। ये एक्सटेंड भी हो जाते हैं, ये पिचक भी जाते हैं। इन्हीं ट्यूब फीट की मदद से स्टार फिश अपने आप को किसी भी सबस्ट्रेट से, किसी चट्टान, किसी ज़ेर ज़मीन पत्थर के साथ चिपका भी लेती है, और अपने आर्म्स को ट्यूब फीट की मदद से चिपकाने के बाद आज़ाद भी कर लेती है जब ये अपने ट्यूब फीट को इकट्ठा कर लेती है। तो इस तरह से ट्यूब फीट अपने बाजुओं को लहराकर स्विम करती है, और ट्यूब फीट को एक्सटेंड करती रहती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है विद द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जिसकी मदद से ये पानी में मूव करती है।